हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सबका मेरी क्लास में। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है और उसका तीसरा लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूट की बुक से पूरा का पूरा 100% लॉ करवा रहा हूँ। उम्मीद है पिछले 2 लेक्चर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। आप लोगों को करना क्या है, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबाने के साथ, और इसके साथ में कमेंट करके शेयर भी करना है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटे, अभी कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आई थी कि सर ये पीडीएफ जो है हमें कहाँ से मिलने वाले हैं। जिस नोट्स से आप इंस्टीट्यूट की बुक के साथ में जिस नोट्स को आप रेफर कर रहे हो वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है बेटे, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो लोग दीपक पाठक क्लासेस प्ले स्टोर में अगर डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको मेरी एप्लीकेशन पे जाकर इन सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं जो आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। इंस्टीट्यूट की बुक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इंस्टीट्यूट की बुक को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं बेटे। 2 लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूं, आज तीसरा लेक्चर हमारा है। तो क्या है ये तीसरा लेक्चर, उससे पहले अभी तक की रिवीजन। तो मैंने आप लोगों को बताया बेटे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था। तो 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अस्तित्व में आया। इसका डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन जो है 1 सितंबर 1872 है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है पूरे के पूरे इंडिया में। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। मतलब 2019 के बाद से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। हमें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना क्या है सर? तो आप लोगों को न्यू स्टूडेंट्स जो है, नया सिलेबस आपके पास आया है तो 9 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं। 1 से लेकर 9 तक सीक्वेंशियल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करवाया, नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली क्लास थी तो मैंने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एक एग्रीमेंट बनाते हो और ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो किसी डिफॉल्ट होने पर, कोई गड़बड़ होने पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्रीमेंट बेटे हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक मेरा सोशल एग्रीमेंट होता है, एक मेरा बिजनेस एग्रीमेंट होता है। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती है कि वो लीगल रिलेशन बनाए, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की ऑलवेज इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, ठीक है? फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे थोड़ी देर के अंदर। यहां पर हमने कुछ और डेफिनेशन की बात करी थी, एग्रीमेंट की बात करी मैंने। एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और फिर प्रॉमिस का मतलब था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 2 टाइप के होते हैं, सोशल और बिजनेस। सोशल में इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बिजनेस एग्रीमेंट में इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। फिर हमने स्टार्ट किया बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं तो हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटे कौन कौन से? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कहा था हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे पहले मैंने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बताया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जहां पर कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाती है एक्सप्रेसली थ्रू ओरल या राइटिंग में बनाती है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, जहां पर मैंने आपको कुली का एग्जांपल दिया था। ऑल वेल।
और फिर था हमारा कौन सा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा चलते हैं उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल, ये सब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल थे। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग जानते हो, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हो तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑल वेल, तो इसका फिर आप इसका एक दूसरा नाम भी है माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। ऑल वेल, फिर हमने बात करी बेटे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट करने के बाद दूसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, मतलब जो आपने एग्रीमेंट क्रिएट किया है आप ये चेक कर लो कि वो एग्रीमेंट लीगल एक्शन आप उस पर ले सकते हो या नहीं, मतलब वो एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है या इलीगल है या वॉइडेबल है। तो मैंने आप लोगों को एक पोर्शन करवा दिया ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का बेटे, पहला पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मैंने आपको करा दिया। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि टोटल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपके पास टोटल कितनी चीजें चाहिए होती है, टोटल 10 बातें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मतलब कोर्ट ये बात बोलता है, एक्ट ये बात बोलता है कि आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाली 10 जो है वो बातें होनी बहुत जरूरी है। अब वो 10 बातें कौन सी है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में सेक्शन नंबर 10 ये कहता है प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। यहां पर एक केस बताया मैंने आपको, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। ऑल वेल, और मैंने ये भी कहा था अगर आपको इस केस की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसकी वीडियो देख सकते हो। फिर था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इस दुनिया में हर एक बंदा केपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चौथा मैंने आपको बताया कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का लैटिन वर्ड था क्विड प्रो क्यो, इट मीन समथिंग इन रिटर्न। पांचवा है फ्री कंसेंट, इसका भी एक लैटिन वर्ड है कॉन्सेंसस एडिडम, सेम माइंड सेम सेंस। छठा था लॉफुल पर्पस होना चाहिए। सातवां सर्टेनिटी होना चाहिए। आठवां कहता है आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड करार दे रखा है। नौवां पॉइंट कहता है पॉसिबल टू परफॉर्म, और लास्ट 10th पॉइंट आपसे कहता है अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ाई की थी। उम्मीद है मैं आपको पूरा का पूरा एक बार और रिवाइज करा दिया। तो मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटे, मेरी क्लासेस को लेने का फायदा आप लोगों को ये मिलने वाला है कि हर लेक्चर मेरा रिवीजन से शुरू होगा और बहुत सारे लेक्चर जब खत्म होंगे तो खत्म होने पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन ये गारंटी है कि पहला लेक्चर जब शुरू करूंगा, लेक्चर में शुरुआत में आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो यही रिवीजन आपकी है जो लॉ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। क्लियर है? और जैसे ही हम लोग यूनिट खत्म करेंगे उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। समझ गए बच्चे? तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो बेटे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो अब यहां पर है आपका एक वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। अब है आपका वॉइड एग्रीमेंट और अगला होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी? तो मैं आपको सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताना चाहता हूं और उस डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से सुनना। तो बेटे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। void agreement and void contract। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी टॉपिक का नाम है। और हमें यहां पर अलग अलग कौन कौन से तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो वो सारी बातें हैं। तो मैंने पहला आपको क्या पढ़ाया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
अगर आपने कोई एग्रीमेंट वैलिड बनाया है तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो वैलिड एग्रीमेंट होगा तो पक्का वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस वजह से वैलिड एग्रीमेंट के साथ में ऑब्लिक करके कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने वैलिड एग्रीमेंट बनाया है, मतलब एग्रीमेंट को बनाते वक्त 10 की 10 बातें जो है वो आपने फुलफिल की है, 10 की 10 बातों का पालन किया है, तो आपका एग्रीमेंट वैलिड होता है। और वैलिड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगर आपने एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनाया तो फिर दूसरी और बात भी हो सकती है, या तो आप वॉइड एग्रीमेंट बना सकते हो और आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो सर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों टॉपिक्स को आपने अलग अलग क्यों लिखा है, तो ध्यान से सुनना बेटे। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको आप कहते हो वॉइड अब इनिशियो। क्या कहते हैं बेटे, वॉइड अब इनिशियो। मतलब इसकी मैं मीनिंग लिखता हूं, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मतलब कि ये ऐसे एग्रीमेंट है जिनको आपने बनाया और वैसे ही ये वॉइड हो गए। तो सर ये वॉइड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, वॉइड मतलब यूजलेस। ऐसे एग्रीमेंट जो यूजलेस एग्रीमेंट है, जहां पर कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकती। तो सर इसके एग्जांपल दो बेटा। मान लो आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लो, किसी अनसाउंड माइंड पागल आदमी के साथ एग्रीमेंट कर लो, या अनसर्टेन एग्रीमेंट कर लो, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट कर लो, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एग्रीमेंट कर लो। मतलब मैं कई सारे वो वाले पॉइंट बोल रहा हूं जो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़े थे, उनका अपोजिट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, इसके अलावा किसी के साथ भी कर लेना। तो अगर मैंने किसी माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट माना जाता है, वॉइड एग्रीमेंट। कुल मिलाकर बात यह है कि ए और बी है, बी एक माइनर है, ए ने इस माइनर को 10,000 रुपए दिए उधार। माइनर ने बोला मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा पैसे। मान लो 2 महीने बाद ये माइनर पैसे नहीं दे पाता और ए बी के खिलाफ कोर्ट में जाता है लीगल एक्शन लेने के लिए माइनर के खिलाफ। तो फिर इस ए का केस जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं चलने वाला, क्योंकि ए और बी के बीच का जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट, मतलब यूजलेस, क्योंकि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। समझ में आ गया। तो सर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटे। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से यूजलेस एग्रीमेंट होते हैं, शुरुआत से। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली, मैंने ऑफर दिया, मुझे एक्सेप्टेंस मिली, एक्सेप्टेंस मिलते ही यूजलेस हो गए। तो क्यों यूजलेस होगा, क्योंकि या तो मैंने विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट बनाया होगा, या मैंने एग्रीमेंट किसी माइनर अनसाउंड माइंड के साथ बना लिया होगा, या मैंने ऐसे एग्रीमेंट बनाए जिनको परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है। वो सारे के सारे एग्रीमेंट यूजलेस होते हैं, स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं। ऑल वेल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाते वक्त तो वैलिड होता है। क्या बता रहा हूं मैं, जो बनाते वक्त वैलिड होता है, लेकिन परफॉर्मेंस होने से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज आ जाती है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म कर पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं मिस्टर डी किसी फार्मर के पास गया, तो फार्मर आलू की खेती करता है, ठीक है। तो मैं उस फार्मर के पास जाता हूं, मैंने फार्मर को ये ऑफर दिया कि क्या आप अपने सारे के सारे आलू जो आपके खेतों में उगने वाले हैं, ठीक है, जैसे ही आपके आलू की फसल तैयार हो जाएगी, क्या आप सारे आलू मुझे 5 रुपए पर केजी बेचोगे। तो ये ऑफर मैंने दिया फार्मर को। फार्मर ने बोला ओके, मैं सारे के सारे आलू जितने मेरे खेतों में हो जाएंगे वो सारे आलू आपको 5 रुपए केजी बेचूंगा, 2 महीने बाद आप मेरे पास आ जाना। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या है बेटे, बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ऑफर है, उसकी एक्सेप्टेंस है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है क्योंकि यहां पर बिजनेस एग्रीमेंट किया है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही मेजर है, दोनों पागल नहीं है, कंसिडरेशन भी है, आलू आलू के बदले में 5 लाख रुपए, फ्री कंसेंट भी है, आलू खरीदना बेचना लॉफुल है, सर्टेनिटी भी है कि खेतों के सारे आलू जिसको हम तोल सकते हैं,
पॉसिबल टू परफॉर्म भी है, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ वगैरह, सारी 10 के 10 पॉइंटों को मैंने यहां पर मान लिया। तो ये मेरा एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ, और जैसे ही एग्रीमेंट वैलिड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब सपोज करो बेटे कि किसान को 2 दिन बाद अपने खेतों से सारे आलू निकालने और मेरे को डिलीवर करने, लेकिन उस रात को इतनी भयंकर बारिश होती है, इतनी भारी बारिश हुई कि पूरा का पूरा जो खेत है वो तबाह हो गया। सिर्फ कि उस किसान का नहीं, लगभग सारे किसानों का, और सारे की सारी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। क्या मिस्टर डी, अब फार्मर, क्योंकि फार्मर अब डिलीवरी तो कर नहीं पाएगा आलू की, क्या मिस्टर डी फार्मर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है? तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि मिस्टर डी और फार्मर के बीच में बना हुआ जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब अगर मेरी लैंग्वेज में बोले तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त तो वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्म हो पाने से पहले कुछ इम्पॉसिबिलिटीज के कारण उनको वॉइड करार दिया जाता है। और अगर लॉ की लैंग्वेज में बोलो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या लिखा है बेटे? सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस टू बी का मतलब जो सीज हो जाते हैं, मतलब जिन पर अगर वैलिड थे, जब वैलिड थे तो एनफोर्सेबल थे, मतलब लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन बाद में उनकी एनफोर्सेबिलिटी पे सील लग जाती है। समझ में आ गया बेटे? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का दूसरा और तीसरा, बी और सी पॉइंट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक साथ। मैं आपको पहले नोट से बताऊंगा, फिर हम लोग जाने वाले हैं किस पे? किताब के ऊपर। ऑल वेल? तो आ जाओ जी, वॉइड एग्रीमेंट। तो देखो जी क्या लिखा हुआ है वॉइड एग्रीमेंट में। लिखा है ये एक यूजलेस एग्रीमेंट होता है जिसको आप कहते हो वॉइड ऑफ इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वॉइड ऑफ इनिशियो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली, यूजलेस हो गया। दिस डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं 6 साल के बच्चे को मैंने एक चॉकलेट दी 200 रुपए वाली, और उसके बदले में उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली, तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये एग्रीमेंट यूजलेस एग्रीमेंट है। मतलब कोर्ट में जाकर कोई लीगल एक्शन ना मैं ले सकता हूं, ना कोई और मेरे खिलाफ ले सकता है। तो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने अभी आपको बताए। अगर आप एग्रीमेंट करो किसी माइनर के साथ, किसी अनसाउंड माइंड के साथ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं? मैंने बताया एलियन इन नेमी। एलियन मतलब विदेशी दुश्मन जो होते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो एट द टाइम ऑफ वॉर ना तो कोई इंडियन ना पाकिस्तानी आपस में कोई बिजनेस एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? लैक ऑफ कंसिडरेशन, अनसर्टेनिटी, इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पॉइंट आपके वॉइड एग्रीमेंट वाले पॉइंट होंगे। ठीक है जी। अब ये सी पॉइंट कहता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने आपको अभी समझाया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बनाते वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन परफॉर्म होने से पहले कुछ इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी पे सील लग जाती है। मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, और वैलिड वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो कहता है इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो वॉइड तब हो जाता है जब वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो जाता है। मतलब उससे पहले तो वैलिड होता है। जहां मैंने आपको एक फार्मर का एग्जांपल दिया, देखो यहां पर ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इट वॉज पॉसिबल व्हेन इट वॉज मेड, बट ऑन और बिफोर परफॉर्मेंस इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो एक फार्मर और बायर के बीच में देखो एग्रीमेंट है। फार्मर एग्री करता है, एग्रीज टू सेल पोटैटो 10,000 kg टू बायर, एंड बायर एग्रीज टू पे ₹10 पर kg एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। खुद ही सोच के बताओ, इस एग्रीमेंट में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन क्या होता है, सपोज बिफोर डिलीवरी ऑफ पोटैटो ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑल द पोटैटोज वर डिस्ट्रॉयड, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड।
ड्यू टू, इसको कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कोई नेचुरल इवेंट अगर आ जाता है जिसकी वजह से दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी पर पावर नहीं होती उसको बचाने की, तो उसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। कोई सुनामी आ गई, कोई भूकंप आ गया। क्लियर है बेटे? तो यहां पर हमारा ये वॉइड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटे, पहले मैं आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट बुक से करवाने जा रहा हूं और फिर हम दोबारा से यहाँ पर वापस आते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, अपनी अपनी किताब अपने पास रखेंगे पढ़ते वक्त। अगर आपने अपनी बुक अपने पास रखी तो उम्मीद है आपको इससे अच्छा लॉ कहीं पर नहीं मिलने वाला। करना क्या है आपको, बार बार कह रहा हूं, आपको मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चे? तो स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। तो मैंने आपको यहां सबसे पहला क्या बताया कि दो पार्टी होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। क्या कोई अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टी, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। A contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो बुक से पढ़ने का यही मजा है, आपको बहुत सारी और भी चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है, ए बी। अब हो सकता है कि ए और बी दोनों नेचुरल पर्सन हो सकता है एक इंडिविजुअल हो, बी कोई कंपनी हो। कंपनी आप जानते हैं ना, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हो सकता है ए एक फर्म हो और बी एक कंपनी हो। मतलब आपस में आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि नेचुरल पर्सन बनाए, नॉन नेचुरल पर्सन भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कह रहा एग्जाम्पल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू बी एसर्टेनेबल। बस ये जरूरी है कि पार्टी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जरूर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता होगा। आपके पास आईसीआई की बुक है, सबके पास, हर स्टूडेंट को मिलती है। तो वो बुक जो भी कंपनी प्रिंट करती होगी या जो भी दुकान वाला पब्लिशर प्रिंट करता होगा तो उसका एक एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जरूर होगा। अगर मान लो बुक में कोई कमी आती है और आईसीआई ने उसको बोला इस कमी को ठीक करो, वो फिर भी ठीक नहीं करता, तो इंस्टीट्यूट उसके खिलाफ क्या ले सकता है? लीगल एक्शन ले सकता है। कोई बात समझ में आई? या मान लो इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने बुक पब्लिशर के पैसे नहीं दिए, काम करवा लिया, तो वो भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है? क्योंकि दोनों के दोनों एसर्टेनेबल होने बहुत जरूरी है, दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहां पर एग्जांपल है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन बिकॉज ए पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। तो सेलर और बायर जो है वो डिफरेंट लोग होने चाहिए, अलग अलग पर्सन होने चाहिए। मैं खुद सेलर हूं और मैं ही उस चीज को खरीद लूं तो ये चलेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऑल वेल, तो यहां पर एक केस है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, when on dissolution of a partnership the assets of the firm were divided among the partners। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब होता है बेटे बंद होना, फर्म अब कानूनी रूप से बंद हो रही है। फर्म कौन सी? पार्टनरशिप फर्म। The sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller। तो हुआ क्या बेटे? तो एक केस ये वाला आया था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। तो क्या हुआ बेटे, एक पार्टनरशिप फर्म थी, यस
सॉरी बेटे, एक पार्टनरशिप फर्म थी जिस फर्म का क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बेटे अब ये फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। अब जब ये फर्म बंद होती है तो डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म की जो एसेट्स होती है वो एसेट्स ट्रांसफर की जाती है। अब मान लो कोई एसेट जो है वो किसी पार्टनर के पास चली गई, पार्टनर को फर्म से पैसे लेने थे, तो फर्म अब बंद हो रही है तो पैसे नहीं थे, पैसे के बदले में एसेट्स दे दी, ले जा भाई। तो यहां पर सेल्स टैक्स वाला इस ट्रांसफर को सेल कह रहा था, कह रहा जी यहां से पार्टनरशिप फर्म से ये एसेट्स पार्टनर के पास गई है और हम इसको सेल मानेंगे और सेल पे लगता है टैक्स। तो यहां पर इस पार्टनर ने टैक्स देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये एक्चुअली में सेल है ही नहीं, ये एसेट्स तो हमारी है ना, फर्म और मेरे बीच में, जो फर्म और पार्टनर्स है उनके बीच में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। तो आज डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर अपनी ही एसेट्स को अपने घर लेकर जा रहा है, तो यहां पर सेल हुई कैसे? तो जब कोर्ट में बात गई तो कोर्ट में जो जजमेंट आया, जो कोर्ट का फैसला आया, वो पार्टनर के हक में आया। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है यहां पर, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। समझ में आ गया बेटे? तो दो पार्टी का होना जरूरी है। अगला मैंने बताया, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। और जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। समझ में आ गया? तो यहां मैंने आपको एक केस पढ़ाया था बेटे, वेल्फर वर्सेस वेल्फर का, जहां मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टर एंड मिसेस वेल्फर होते हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, सिलोन, सॉरी, जो श्रीलंका में रहते हैं, और उस श्रीलंका के नाम जो जगह है उसको उस समय पर सिलोन बोला जाता था। 1919 का केस था। आपको ये पूरा केस मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, आप इस केस को देखना। और अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो भी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि रेफरेंस आया तो मैं एक बार बताऊंगा। वेल्फर वर्सेस वेल्फर का केस क्या था? मिस्टर एंड मिसेस वेल्फर श्रीलंका से इंग्लैंड घूमने जाते हैं। इंग्लैंड में मिसेस वेल्फर की तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि मिसेस वेल्फर अब यात्रा नहीं कर सकती, मतलब ये वापस श्रीलंका नहीं जा सकती जब तक ये ठीक ना हो जाए। लेकिन हस्बैंड को जाना था वहां पर। अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से जाते वक्त वादा किया कि मैं तुझे सिलोन यानी कि श्रीलंका से पैसे भेजता रहूंगा और मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड चला गया, लेकिन हस्बैंड ने पैसे वहां से नहीं भेजे। किसी रीजन की वजह से वो पैसे नहीं भेज पाया। वाइफ को गुस्सा आया, वाइफ कोर्ट में चली गई। वाइफ ने कोर्ट को ये बोला कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये मुझे पैसे भेजेगा, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो कोर्ट का फैसला ये था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाले जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जहां पर पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती कि वो लीगल रिलेशन को बनाए। अगर हस्बैंड और वाइफ ने आपस में कुछ वादे किए हुए हैं और वो वादे वो पूरा नहीं करते, तो आप बार बार कोर्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर किसी भी पार्टी की इंटेंशन नहीं थी कि वो आपस में लीगल रिलेशन बनाए। तो इसीलिए जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट आप नहीं करेंगे, सोशल एग्रीमेंट आप नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको कौन से एग्रीमेंट करने हैं? बिजनेस एग्रीमेंट। ऑल वेल। तो a husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal obligation. All well. फिर बेटे हम अगली बात करते हैं यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल है, ये भी देख लो। मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख टू हिज सन इफ द सन पासिस द सीए एग्जाम। तो एक बाप ने अपने बेटे को ये बोला कि अगर तू सीए का एग्जाम पास करता है तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। अब बच्चे ने सीए का एग्जाम पास कर लिया, तो बच्चा गया पापा के पास, लाओ पापा 5 लाख रुपए दो। पापा ने कहा बेटे हाय, आई वॉज जोकिंग, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, आप तो सीए बन चुके हो। लेकिन बेटे ने लॉ की क्लासेस थोड़ी ज्यादा ले ली थी,
तो बेटा गुस्से में आया और लेखपाल जी पर केस फाइल कर दिया। लेकिन कोर्ट का डिसीजन ये होगा कि लेखपाल जी यानी कि फादर और सन के बीच का जो एग्रीमेंट है वो एक सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट थोड़ी है, सेलर बायर का कोई रिलेशनशिप थोड़ी है। क्लियर है? तो दो पार्टी, दो बात आपकी हो गई। तीसरी बात, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। तो ये क्या कहता है? तीसरी बात बेटे, एक कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। जो मैंने आपको नोट्स बताए ना अभी, उस नोट्स का ये 10th पॉइंट है, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। मैंने क्या बताया था वहां पे कि अगर किसी दूसरे लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको उन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करते वक्त। तो मैंने ये कहा था कि जनरली आप ओरल में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग को ट्रांसफर करना चाहते हो तो वहां पर कानून आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि ये कहता है इट मस्ट बी इन राइटिंग, और विटनेस के सामने आप अपनी बिल्डिंग को बेचोगे तो फिर पक्का आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात को मानना पड़ेगा। ऑल वेल। तो ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन एज टू लीगल इफेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो अगर कानूनी रूप से देखो तो बोलकर किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट और लिखकर किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के इंटरेस्ट के लिए कई जगहों पर बता रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में बनाना, तो फिर आपको राइटिंग में ही बनाना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है अगर राइटिंग में नहीं होता तो फिर वो वैलिड नहीं होता। ये कानून है इरडा एक्ट 99 के अंदर। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी का कानून है, जहां पर ये कहते हैं कि अगर आप कहीं पर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो राइटिंग में आपके पास सारा का सारा प्रूफ होना चाहिए एग्रीमेंट का। ऑल वेल। लेकिन मान लो आपको इंडिया गेट जाना है और आपने एक ऑटो रिक्शा किया, तो वहां पर आपको राइटिंग और स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। ऑल वेल। फिर हमने अगली बात करी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। तो बेटा मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को जो मेरे नोट्स के अंदर सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना। आप बार बार अगर उसको सुनते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो सर्टेनिटी मतलब मैंने क्या बताया, आपका एग्रीमेंट वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब बेटा होता है अनक्लियर, और इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं एक तेल का व्यापारी हूं, ऑयल का, और मेरे पास 10 अलग अलग तरीकों के ऑयल हैं जो कि मैं बेचता हूं। कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, सोया ऑयल वगैरह वगैरह करके 10-12 तरीकों के ऑयल्स में बेचता हूं। और मिस्टर ए नाम के बंदे का मेरे पास फोन आता है और वो कहता है कि मुझे 100 टन ऑफ ऑयल शाम 6 बजे तक आप भेज दो। मैं भी बोलता हूँ ठीक है, मैं शाम 6 बजे तक 100 टन ऑयल के आपके पास डिलीवर्ड करवाता हूँ। हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, फोन कट हो चुका है। आप ये बताओ क्या एग्रीमेंट वैलिड है? मैं आंसर देता हूँ नहीं। रीजन क्या? उसने मुझे बताया कि कौन सा तेल वो मुझसे खरीदना चाहता है? क्या मैंने उसको बताया कि कौन सा तेल मैं उसको बेचना चाहता हूं? क्योंकि मैं 10-12 अलग अलग तरीकों के तेल बेचता हूं। लेकिन यहीं पर ये एग्रीमेंट वैलिड होता अगर मान लो मैं सिर्फ सरसों का तेल बेचता और उसका फोन आता कि मुझे 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए और मैं उसको ओके बोलता, फोन कटता, तो यहां पर वो सर्टेन हो जाता। पूछो क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक तरीके का तेल बेचता हूं, सरसों का। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टाइप के ऑयल्स बेचता हूं तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा ऑयल आपको डिलीवर्ड करना है। ऑल वेल। तो एग्जांपल यहां पर कहता है ए एग्रीज टू सेल टू बी ए 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। ऑल वेल। और अगला एग्जांपल है XYZ लिमिटेड एग्रीड टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनिट ईयर। कह रहे कि लीज पे ले जाओ अनंत काल के लिए। बेटा ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। समझ में आई बात? क्लैरिटी रहनी चाहिए कितने साल के लिए लीज पे दे रहा हूं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 1 साल के लिए, प्रॉपर क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? फिर अगली बात ये कहता है कि पॉसिबल टू परफॉर्म का होना बहुत जरूरी है एग्रीमेंट के अंदर। पॉसिबल टू परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको एक मैकबुक दूंगा,
अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो 100 में से 101 मार्क्स एग्जाम में लेकर आते हैं तो ये पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होता। फिर बेटे, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको अभी 10 के 10 पॉइंट बताए थे। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा वॉइडेबल वाला, वहां आपको समझाऊंगा फ्री कंसेंट क्या होता है, ठीक है। और आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस दुनिया में हर एक पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब आप उन तीनों के साथ में एग्रीमेंट मत करना, उनके साथ आप किसी के साथ में भी एग्रीमेंट करते हो उनके अलावा आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। 3 लोगों के साथ आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, माइनर, अनसाउंड माइंड, सॉरी, कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, एलियन इनेमी, जो विदेशी दुश्मन होते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन, जिनके पास ना तो कोई, जिनकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, एसेट्स नहीं होती, उनको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। कन्विक्टेड पर्सन, जो जेल में बैठे होते हैं, तो वो पर्सन नहीं कर सकते कोई एग्रीमेंट जेल में बैठ के। 2 पॉइंट और है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के, लेकिन वो यहां पर नहीं, जब हम यूनिट नंबर 3 करेंगे तब हम वहां पर पढ़ने वाले। ओके, तो कैपेसिटी में मैंने आपको ये समझा दिया। कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, लैटिन वर्ड बताया था क्विड प्रो क्यो, ठीक है बेटे। फिर है आपका लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपका एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पर देखो, जितने पॉइंट मैंने आपको वहां पर 10 बताए हैं, 10 के 10 इन्होंने सीक्वेंस में नहीं, इनका दूसरा सीक्वेंस है, मेरे नोट्स में दूसरा सीक्वेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट होने बहुत जरूरी है, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरा पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, केस लॉ है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। तीसरा पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नंबर 4, कंसिडरेशन, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। नंबर 5, फ्री कंसेंट, सेम माइंड सेम सेंस, लैटिन वर्ड आपका कॉन्सेंस से डेडिडम। लॉफुल पर्पस होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ये 10 के 10 पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। अगर 10 के 10 पॉइंट कवर होते हैं, आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका वॉइड माना जाएगा। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी हम बात करेंगे आगे। अब बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, मैंने आपको क्या बताया, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं, वो 10, ठीक है जी। दूसरा ये कहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड होते हैं, लेकिन उनकी एनफोर्सेबिलिटी पे सीज लग जाता है, वो परफॉर्म नहीं हो पाते, उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप कहते हो। तो ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable as it is, लाइन मैंने अभी आपको अपने नोट्स में बताई। Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप एक्शन नहीं ले सकते void contract अगर हो गया तो। क्लियर है? एग्जाम्पल है यहाँ पर, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ, ध्यान से सुनेंगे। मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने एक पब्लिशर के साथ में, जो बुक पब्लिशर्स होते हैं, एक्स ने उनके साथ में एग्रीमेंट किया कि मैं आपके लिए किताब राइट करूंगा, लिखूंगा। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं किसी के लिए किताब लिख रहा हूं तो वो वैलिड बात है। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में,
तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि अब ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म कर पाना। तो thus a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void। तो यही मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस से पहले किसी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकते, उनको आप क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अगला एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी कौन है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 tons of sugar, but before the supply is effective the fire caught in the factory and everything was destroyed। here the contract becomes void। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ जो ओनर ऑफ फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री मालिक ने ये बोला कि मैं आपको 10 टन चीनी के डिलीवर्ड कर दूंगा फलाना तारीख को। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और चीनी को खरीदना और बेचना वैलिड होता है, प्राइस वगैरह सब कुछ सेट है। लेकिन सप्लाई होने से पहले एक बहुत भारी आग लगी और आग लगने के कारण चीनी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। क्या अब बी फैक्ट्री का मालिक ए को चीनी की डिलीवरी कर पाएगा? नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे कि तुमने मेरी चीनी नहीं दी, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया? अरे बेटे, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें किसी का हाथ नहीं होता, तो फिर आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आ गया? तो उम्मीद है मैं आपको यहां तक आपको बता पाया। और एक मैंने आपको बताया था वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? यूजलेस, वैलिड का उल्टा। ठीक है जी। अब इन्होंने यहां बताया हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पहले समझाऊंगा, फिर अपने नोट्स से पढ़वाऊंगा और फिर वापस बुक से पढ़वाऊंगा। क्लियर है? ध्यान से समझना बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटे टॉपिक है आपका कौन सा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? बेटे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि हमारे पास 10 पॉइंट होते हैं, 10 के 10 फुलफिल करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। और उनमें से एक पॉइंट था फ्री कंसेंट। मैंने क्या बताया? अगर कोई दो पार्टी ए और बी आपस में कोई एग्रीमेंट करती है तो इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के वो लोग आपस में बिल्कुल अपने माइंड को ओपन करके बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो वैलिड होता है। मान लो क्या हुआ कि ए और बी है, ए ने बी को धमकाया। मान लो ए ने बी की कनपटी पर एक पिस्टल रखी और पेपर रखा और पेपर में बोला बी को कि तुम लिखो कि मैं अपनी मर्जी से अपनी कार मिस्टर ए को 10 रुपए में सेल कर रहा हूं। नहीं आया समझ क्या कह रहा हूं मैं? तो पूरी कहानी बताता हूं। ए गया बी के पास, ए ने बी को बोला कि क्या भाई तू अपनी कार मुझे बेचेगा? तो बी ने बोला नहीं, मैं मूड में नहीं हूं बेचने के। ए ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और बी के सामने पिस्टल रखी। अब ए ने बी को पूछा क्या तू अपनी कार बेचेगा? तो आप बताओ, आप बी की जगह होते तो क्या करते? मजबूरी में उस समय आपको अपनी कार बेचनी पड़ती। तो ए ने बी से जबरदस्ती, इसको बोलते कोयर्जन, कोयर्जन मतलब फिजिकल फोर्स, ए ने बी से जबरदस्ती उसकी कार को 10 रुपए में खरीद लिया और पेपर पे लिखवाया कि मैं अपनी कार अपनी मर्जी से मिस्टर ए को बेच रहा हूं 10 रुपए में। अब आप बोलोगे सर ये 10 रुपए में क्यों लिए इसने? ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मैंने कंसिडरेशन दिया था। आपको बताया ना कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, फोर्थ पॉइंट। तो कंसिडरेशन को शो करा 10 रुपए और ए ने बी की कार ली और चला गया। जैसे ही ए गया, बी उस समय तो मजबूर था क्योंकि उसके सर में पिस्टल थी। अब बी बाद में क्या इस बनाए हुए, जबरदस्ती बनाए हुए एग्रीमेंट को कोर्ट में जाकर कैंसिल कर सकता है? तो आंसर है यस। तो ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप कोर्ट में जाकर कैंसिल कर सकते हो उसको आप कहते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो दो पार्टी थी यहां पर,
एक वो पार्टी जिसने धमकाया, एक वो पार्टी जिसको धमकाया। तो ध्यान से सुनना, अब मैं ये वर्ड बोलने वाला हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया है, ध्यान से सुनना। वो पार्टी जो किसी के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, उस पार्टी को कहते हैं डिफेंडेंट पार्टी। कौन सी पार्टी? डिफेंडेंट पार्टी। वो पार्टी जिससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, मैं कानून की नजरों में कानून के वर्ड्स का यूज करते हुए बोलता हूं, वो पार्टी जिसने विदाउट फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको डिफेंडेंट पार्टी बोलते हैं, और जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसको एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी। तो बताओ बेटे, कोर्ट में जाकर किसके ऑप्शन पर ये वाला एग्रीमेंट कैंसिलेबल होगा? बी के ऑप्शन में। तो बी को क्या बोलेंगे हम? एग्रीव्ड पार्टी। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बता पाया। अब मैं इसको लॉ की लैंग्वेज में बताता हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, और उस पार्टी को आप कहते हो एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है जी। तो मैं जा रहा हूं नोट्स पे, आप नोट्स में समझेंगे, फिर आएंगे हम अपनी इंस्टीट्यूट की बुक पे। चलो बेटा, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया। एक मिनट बेटा, जरा ये रिस्पॉन्स नहीं करा। यस, आ गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया। इलीगल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ? कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो फ्री कंसेंट इज कॉल्ड वॉइडेबल। और वेल, मैंने अभी क्या समझाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती उसको आप क्या कहते हो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में कौन जाता है? जिसको धमकाया गया या जिसके साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। तो ये कह रहा है इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पर्सन हु इज एग्रीव्ड। तो कोर्ट में कौन जा रहा है? एग्रीव्ड पार्टी। तो उसके ऑप्शन पे ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। मतलब एग्रीव्ड पार्टी, डिफेंडेंट पार्टी जिसने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके खिलाफ लीगल एक्शन कोर्ट में ले सकता है। सिंपली द एग्रीव्ड पार्टी कैन गेट इट कैंसल्ड बाय टेकिंग लीगल एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ गया जी? तो नो फ्री कंसेंट में देखो दो पार्टी है, मैंने कितने प्यार से लिखा हुआ है। एक एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, और एक डिफेंडेंट पार्टी जिसने कंसेंट एग्रीव्ड पार्टी की अंडर प्रेशर ली है, उसको मैं डिफेंडेंट पार्टी बोलता हूं। तो मैं कोर्ट में किसके खिलाफ जाऊंगा? डिफेंडेंट के खिलाफ। उस समय मजबूरी थी कॉन्ट्रैक्ट करना, मैंने कर लिया। बाद में मेरी मजबूरी खत्म हुई, मैं कोर्ट में जाकर डिफेंडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, और इस पूरी ट्रांजेक्शन को मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दूंगा, जहां पर पार्टी की कभी भी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो यहां देखो, मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। यह सल्लू, सल्लू को आप जानते हो, सलमान खान। सलमान खान ने किंग खान यानी कि शाहरुख खान का घर देखा, मन्नत। बहुत महंगा घर है, मुंबई में आप कभी जाओगे, लैंड्स एंड बांद्रा में करीब करीब वैल्यू है 250 करोड़ की। सलमान खान घर के पास ही रहता है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, 1.5 किलोमीटर दूर। डेली साइकिल से साइकिलिंग करते हुए उसके घर को देखते हुए जाता है। सलमान का घर पर दिल आ गया। सलमान कहता है इस घर को मैं कैसे हथियाऊं। तो आप जानते हो सलमान खान तो दबंग है। सलमान खान ने गौरी खान का किडनैप किया और शाहरुख खान को बोला कि इस मन्नत घर को मुझे तू 10 रुपए में सेल कर। शाहरुख खान ने मजबूरी में उस घर को 10 रुपए में सेल किया सलमान खान को, अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो उस समय जब शाहरुख खान ने ऑन पेपर पूरा एग्रीमेंट साइन किया होगा, तो वो अंडर प्रेशर था। मतलब विदाउट फ्री कंसेंट उस बंदे से सलमान खान ने ये वाला एग्रीमेंट किया। तो किंग खान के आगे देखो मैंने क्या लिखा है, वो एग्रीव्ड पार्टी है और सलमान खान डिफेंडेंट पार्टी है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इट कैन बी कैंसल्ड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, दैट इज किंग खान। ऑल वेल। तो मैं आपको ये 5 सिचुएशंस बताऊंगा बेटा, यूनिट नंबर 3 में समझाने वाला हूं कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज लैक ऑफ फ्री कंसेंट। एक कोएर्जन, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक फ्रॉड, एक मिसरिप्रेजेंटेशन और एक मिस्टेक। रिपीट कर रहा हूं,
5 सिचुएशन के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती। एक कोएर्जन, कोएर्जन मतलब होता है फिजिकल फोर्स, अगर मैं किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं जबरदस्ती फिजिकल फोर्स कर कर। एक अंडिव इन्फ्लुएंस, अंडिव इन्फ्लुएंस मतलब होता है मोरल प्रेशर, मोरल प्रेशर मतलब जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ में वाइफ ने हस्बैंड के साथ में एग्रीमेंट बनाया मोरल प्रेशर डालकर कि आप मुझे वो दिलाओ, आप मुझे यहाँ पहुंचाओ, आप मेरा ये काम कर दो, हस्बैंड को मजबूरी में वो काम करना पड़ा। इसका उल्टा भी हो सकता है, हस्बैंड भी मोरल प्रेशर कर सकता है वाइफ के ऊपर। ऑल वेल, पेरेंट्स और चिल्ड्रन भी करते हैं आपस में। बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं हम मुझे ये वाला मोटरसाइकिल दिलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो इन सारी सिचुएशन को हम अंडू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो ये जो 5 के 5 पॉइंट है ये यूनिट नंबर 3 में पूरे एक टॉपिक का हिस्सा है जहां पर हम इन डिटेल वहां पर बात करने वाले। फिलहाल आपको ये समझना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जो कैंसिलेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा का पूरा हुआ। अब मैं आपके नोट से बताता हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। चलो बेटे, voidable contract section number 2 clause I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party, तो इसको मैं क्या बोलता हूं बेटे, aggrieved party, but not at the option of other। तो other कौन है यहां पर, डिफेंडेंट। ठीक है, तो इन्होंने लैंग्वेज में क्या लिखा है, दिस इन फैक्ट मीन्स where one of the party to the agreement is in a position or legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable। जब कोई एक पार्टी एग्रीमेंट की इस पोजीशन में होती है कि वो किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सके, क्योंकि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इन सिचुएशन में voidable contract होता है when the consent of party is not free is caused by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud। तो मैंने आपको वहां 5 पॉइंट बताए थे ना, आपने देखा होगा नोट्स में, 5 में से 4 के नीचे मैंने voidable लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। 5 में से 4 के नीचे मैंने क्या लिखा है, voidable, और लास्ट वाला जो मिस्टेक है उसके नीचे void और valid लिखा है। ये क्यों लिखा हुआ है void और valid, ये यूनिट 3 में समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, वॉइडेबल होता है। क्लियर है? तो वापस, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर ₹1 लाख, हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट गन पॉइंट। मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, आपकी बुक ने इसको स्कूटर का एग्जांपल दिया। मैं गन पॉइंट पर आपका स्कूटर खरीद रहा हूं, आप मजबूरी में उस टाइम बेच दोगे, लेकिन बाद में मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, और आप कौन हो, एग्रीव्ड पार्टी, और मैं कौन हूं, डिफेंडेंट पार्टी। ऑल वेल बेटे। या अगला पॉइंट ये कहता है, व्हेन ए पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। यानी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है और आप मुझे रोक रहे हो मेरे प्रॉमिस को फुलफिल करने से, तो यहां पर भी फ्री कंसेंट नहीं होती। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं, मतलब मैंने आपसे वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, आप मुझे परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे। क्लियर है? एग्जाम्पल है, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल कार ऑफ ए टू बी फॉर ₹2 लाख। On due date of performance, A asked B that he does not want to sell his car। तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रॉड, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। मैंने जब आपसे एग्रीमेंट किया तो मैं ड्यू डेट पर अपनी कार को आपसे बेचूंगा ही बेचूंगा, अगर नहीं बेचता तो फिर ये गलत है, अवॉइडेबल हो गया। अगला ये कहता है, व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट promises to perform a work within a specified time but could not perform within that time, the contract is voidable at the option of promisee। जैसे लिखा है, A agreed to construct a house for B up to 31 मार्च 2022। A ने B को बोला मैं तुम्हारा घर 31 मार्च 2022 तक बना दूंगा, लेकिन A उस घर को 31 मार्च 2022 तक नहीं बना पाया, तो अब मिस्टर B जो है वो A के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है कि भाई आपने मुझसे वादा किया था, मैंने आगे बहुत सारी कमिटमेंट की हुई है,
मैंने अपने परिवार वालों को बोला हुआ है कि 1 अप्रैल को हमारे घर में पूजा होगी और हम लोग गृह प्रवेश करेंगे, और आज आपने मेरे घर में कोई भी काम नहीं करवा रखा, मतलब आपने अपने वादे को तोड़ा हुआ है। क्लियर है बेटे? तो आज हम एक काम करते हैं, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ी सी बातें और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आपको मुझे बतानी है, जहां पर मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। उम्मीद है आपको मैं आज की क्लास को भी समझा पाया। आपको बेटे करना क्या है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी ऐप दीपक पाठक क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।